कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से। इसका नाम होता है यूरी और ये एक फोटो स्टूडियो के अंदर आती है और यहाँ पे उसे दो दोस्त मिलते हैं। इनका नाम होता है लियान और फैंग। अब यहाँ पे लियान अपना फोन का इस्तेमाल कर रहा था और वो तुरंत ही यूरी को देखने के बाद बोलता है कि देखो फिर से हमारी लैंडलॉर्ड आ गई, फोटो यहाँ टेबल के ऊपर रख दो और तुम यहाँ से चली जाओ। अब इतना सुनने के बाद यहाँ पे यूरी को गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे यूरी बोलने लगती है कि एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ तुम्हारा कर्ज उतारने में और ऊपर से तुम मुझे ऐसा बोलोगे। और इसके बाद दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन फिर बीच में फैंग बोलता है कि अब दोनों शांत रहो। फिर यहाँ पे यूरी बोलने लगती है कि आज का जो तुम्हारा क्लाइंट है उसे एक फाइनेंशियल डेटा चाहिए और ये डेटा तुम्हें उसी के कंपनी के सीईओ के पास मिलेगा, यानी कि जैंग के पास। लेकिन याद रहे कि जैंग बहुत ही चालाक आदमी है, वो कभी भी डाटा को पीसी या किसी लैपटॉप के अंदर स्टोर करके नहीं रखता, बल्कि वो डाटा को अपने पास ही रखता है। इसलिए अगर तुम्हें जैंग के करीब जाना है तो उसका केवल एक ही रास्ता है, उसकी पर्सनल सेक्रेटरी एमा, जो कि उसके ज्यादातर आसपास ही रहती है। और इतना बोलने के बाद यहाँ पे यूरी फैंग को एक फोटो दिखाती है जो कि एमा ने ही रात के 10 बजे के करीब खींची थी। और यहाँ पे फैंग उस फोटो को देखने के बाद अचानक से उसकी आंखें चमकने लगती हैं और ऊपर से उसे वो सारी चीजें दिखाई देने लगती हैं जो कि फोटो खींचने से पहले हुई थी। फिर यहाँ पे लियांग पूछता है कि क्या काम हो जाएगा। फैंग बताता है कि हाँ, काम तो हो जाएगा। और फिर इसके बाद हमें ये बात पता चलती है कि फैंग यहाँ पे किसी भी फोटो को देखने के बाद उस फोटो से 12 घंटे पहले क्या हुआ था और फोटो खींचने के 12 घंटे बाद क्या होगा ये चीज देख सकता है। और वहीं पे लियांग भी किसी भी फोटो के अंदर केवल 12 घंटे ही टिक सकता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे फैंग उसको समझाता है कि प्लीज इस बार वैसा ही करना जैसा मैं तुमसे बोलूं, कुछ भी गड़बड़ मत करना। अब यहाँ पे लियांग बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इस बार कुछ भी गड़बड़ नहीं करूंगा। और इतना बोलने के बाद वो दोनों एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लियांग उस फोटो के अंदर पहुंच जाता है, यानी कि एमा की बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से इनके पावर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे होता यूं है कि इनकी पावर काम करती है हाई फाई देने से। तो यहाँ पे जब ये दोनों एक दूसरे को हाई फाई देते हैं तो लियांग पहुंच जाता है उस फोटो के अंदर और वहीं पे फैंग किसी भी फोटो को देख लेने के बाद उसका आगे का और पीछे का टाइमलाइन देख सकता है। तो देखो दोस्तों, अब हमें ये बात तो पता है कि लियांग फोटो के अंदर जा सकता है, लेकिन किसी भी फोटो के अंदर जाने के बाद यहाँ पे लियांग को नहीं पता होता कि उसको आगे क्या करना है। और यहीं पे फैंग की पावर काम आती है और क्योंकि यहाँ पे फैंग ने आगे का और पीछे का सब देखा होता है तो फैंग उसको बताता है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। ऐसा करने से होता है कि जो ओरिजिनल टाइमलाइन है उसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आता, ताकि पास्ट और फ्यूचर ना बदल जाए। अब हम देखते हैं इधर पे लियांग को, जो कि इस समय एमा की बॉडी के अंदर है और यहाँ पे उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसको क्या करना है। तभी हम देखते हैं कि जैंग उसको अपने ऑफिस में बुलाता है और यहाँ पे जैन एमा को बोलने लगता है कि मुझे पता है कि तुम कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रही हो, लाओ मैं तुम्हारा स्ट्रगल थोड़ा सा दूर कर देता हूँ। और यहाँ पे ऐसा बोलने के बाद वो उसके साथ फिजिकली होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एमा की मॉम का कॉल आ जाता है और यहाँ पे एमा बच जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे एमा जब अपने टेबल पे बैठी होती है तभी वहाँ पे जैन आता है और वो उसको बताता है कि कल सुबह 9 बजे मेरी एक मीटिंग है, तो उससे रिलेटेड जितने भी फाइल्स हैं सबको रेडी करके रखना और तभी तुम ऑफिस से जा सकती हो। अब यहाँ पे एमा पूरी रात बैठ करके काम कर रही होती है और उसको काम करते करते बहुत देर हो जाती है। फिर वो कैसे भी करके थक हार के अपने घर जब पहुंचती है तो घर जाते ही सो जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसके फोन पे किसी का मैसेज आया है। अब यहाँ पे लियांग, जो कि एमा की बॉडी के अंदर है, वो सोच रहा होता है कि इतनी रात को किसका मैसेज आया है, लेकिन तभी फैंग उससे बात करता है और उसको बताता है कि मैसेज मत देखो और चुपचाप सो जाओ। अब यहाँ पे लियांग की आंख लग जाती है, वो सपना देख रहा होता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ है और खाना खा रहा है, लेकिन अचानक से उसके दोनों पेरेंट्स गायब हो जाते हैं और ये सपना देखने के बाद यहाँ पे लियांग की आंख खुल जाती है। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि यहाँ पे लियांग जिस भी आदमी के अंदर जाता है उसकी जितने भी इमोशंस होते हैं, यानी कि उस आदमी के जितने भी इमोशंस हैं या फिर वो जो सपना देख रहा है या फिर उसके साथ क्या क्या हुआ है, वो सारा यहाँ पे लियांग को दिखने लगता है। ना केवल इतना ही, बल्कि यहाँ पे लियांग उस आदमी के इमोशंस को महसूस भी कर सकता है। और क्योंकि यहाँ पे लियांग की आंख खुल गई थी तो उससे रहा नहीं जाता, वो चेक करने लगता है कि फोन में किसका मैसेज आ रहा है और वो देखता है कि सारे मैसेज एमा की मॉम उसे भेज रही है। और यहाँ पे एमा की मॉम उसे मैसेज में लिखती है कि बेटा तुम कैसी हो, तुम लगातार मुझे लग रहा है कि काम की वजह से थक गई हो, इसलिए मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही, तुमने खाना तो खाया ना, और ऊपर से मुझे माफ कर देना कि हमारी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है। और ये सारे मैसेज पढ़ लेने के बाद यहाँ पे लियांग थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं मीटिंग का सीन और यहाँ पे मीटिंग में क्योंकि लियांग भी होता है तो वो फैंग से पूछता है कि मुझे कब मौका मिलेगा, क्योंकि जैन ने अपने लैपटॉप को ऑन करके रखा है। लेकिन यहाँ पे फैंग बताता है कि थोड़ा सब्र करो। और फिर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे फैंग लियांग को बताता है कि एक काम करो, कॉफी जैन के ऊपर गिरा दो। अब यहाँ पे लियांग वैसा ही करता है और फिर यहाँ पे लियांग जैन के पास चला जाता है साफ सफाई के बहाने। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे लियांग
जैसे ही लैपटॉप में देखने वाला था सारा डाटा, तुरंत ही हम देखते हैं कि वहाँ पे जेन की वाइफ आ जाती है और वो यहाँ पे एमा को जेन के इतने पास देखने के बाद समझ जाती है कि जेन उसे धोखा दे रहा है और वो यहाँ पे एमा को लगातार सबके सामने सुनाने लगती है। अब यहाँ पे जेन की वाइफ इतना बोलने के बाद भी नहीं रुकती, बल्कि वो यहाँ पे एमा की मॉम के बारे में भी गलत सलत बोलने लगती है। अब यहाँ पे हमें पता है कि एमा की बॉडी के अंदर तो लियांग है और उसको बहुत गुस्सा आता है। वो यहाँ पे जेन की वाइफ को मारने वाला था, लेकिन यहाँ पे फैंग लियांग को शांत करवा देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जेन की वाइफ हाथ उठा देती है एमा के ऊपर और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और ऐसा होने के बाद एमा थोड़ा सा पीछे हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि लैपटॉप भी नीचे गिर जाता है और इतनी देर में मौका मिल जाता है लियांग को वो सारा डेटा देखने में। और यहाँ पे हमें पता है कि लियांग और फैंग दोनों जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे फैंग भी सारा डेटा देख लेता है और यहाँ पे फैंग तुरंत ही सारे डेटा को अपने फोन के अंदर कॉपी करके रख लेता है और इसी के साथ इनका ये वाला काम हो जाता है यहीं पे खत्म। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जेन और उसके पार्टनर को अगले दिन अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जेन अपने पार्टनर के साथ मिल करके कुछ गलत काम में इन्वॉल्व था। और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद एमा की जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि एमा को जॉब से निकाल दिया जाता है। ना केवल इतना ही, बल्कि वो जेन की पर्सनल सेक्रेटरी थी, तो ऐसा होने की वजह से यहाँ पे उसके पर्सनल लाइफ पे भी सवाल उठते हैं और यहाँ पे एक दाग रह जाता है उसके लाइफ के ऊपर। और इन सभी चीजों से एमा बहुत ही ज्यादा दुखी थी। फिर हम देखते हैं कि एमा जब अपने घर पे आती है तो उसके टेबल के ऊपर काफी सारे स्प्रिंग रोल्स थे और बेड के ऊपर काफी सारे नए कपड़े थे। अब यहाँ पे एमा जब अपना फोन चेक करती है तो फोन के ऊपर वो देखती है कि उसने अपनी माँ को एक मैसेज किया था जिसमें उसने लिखा था आई मिस यू। और एक्चुअली में ये मैसेज लियांग ने किया था जब वो एमा की बॉडी के अंदर था। और यहाँ पे हमें पता है कि लियांग जब भी किसी आदमी के अंदर जाता है तो उस आदमी के इमोशंस यहाँ पे लियांग भी महसूस कर सकता है। और उसको पता था कि एमा बहुत ही दुखी थी, क्योंकि एमा अकेले रह करके थक गई थी। उसे अपने पेरेंट्स से एक बार मिलना था और इसलिए उसने मैसेज में लिख दिया आई मिस यू। और इस मैसेज को पढ़ लेने के बाद एमा के पेरेंट्स उससे मिलने के लिए आए थे एमा के घर पे, लेकिन क्योंकि एमा अपने घर पे थी नहीं तो वो उसके लिए खाना और कपड़े रख करके वापस जाने लगते हैं। लेकिन तुरंत ही यहाँ पे एमा अपनी माँ को कॉल करके बोलती है कि आप कहाँ हैं, और उसकी माँ बताती है कि हम लोग वापस जा रहे हैं, हम लोग तुमसे मिलने के लिए आए थे लेकिन तुम घर पे थी नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर कभी मिल लेंगे। लेकिन यहाँ पे एमा अपनी माँ को बोलती है कि आप लोग वहीं पे रुकिए, मैं आपके पास आ रही हूँ और आप लोग कहीं मत जाइएगा। फिर हम देखते हैं कि एमा तुरंत ही अपनी माँ के पास जाना चाहती थी, लेकिन तभी रास्ते में उससे एक आदमी टकराता है और यहाँ पे आदमी एमा को बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही जल्दी में हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहाँ पे छोड़ सकता हूँ जहाँ पे तुम्हें जाना है। और यहाँ पे एमा क्योंकि जल्दी में थी तो वो बोलती है कि ठीक है तुम मुझे वहाँ छोड़ दो। और वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं इन दोनों को, जब ये दोनों बैठे हुए होते हैं तो यहाँ पे लियांग बताता है कि मेरे को जानना है कि एमा आगे क्या करने वाली है। अब यहाँ पे फैंग ये सुनने के बाद बोलता है कि कहीं तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की। यहाँ पे लियांग बताता है कि अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, मैंने इस बार कुछ भी गड़बड़ नहीं किया। अब यहाँ पे फैंग बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना, फ्यूचर के बारे में कभी मत पूछना। और यहाँ पे लियांग बोलता है कि ठीक है मैं अब उसके बारे में कुछ नहीं पूछूंगा। और तभी हम देखते हैं कि इनके स्टोर में यूरी आ जाती है और वो इनको एक नया केस बताती है। अब यहाँ पे लियांग चले जाता है यूरी के पास और इधर पे जब फैंग बैठा हुआ होता है तभी उसके फोन में आता है एक न्यूज, और इस न्यूज में बताया जा रहा होता है कि कल रात को रिवर के पास एक लड़की की बॉडी मिली है और इस लड़की का नाम होता है एमा। अब इस न्यूज को देख लेने के बाद फैंग तुरंत ही अपने फोन को बंद कर देता है और चुपचाप वहीं पे बैठ जाता है और वो खुद से वादा करता है कि वो लियांग को इसके बारे में कुछ नहीं बताएगा। अब इधर पे हम देखते हैं कि यूरी इनको नए केस के बारे में बता रही होती है। वो एक फोटो देती है और बताती है कि ये दोनों दोस्त हैं, पिछले 10 सालों से ये लोग एक रेस्टोरेंट को चला रहे हैं और इस रेस्टोरेंट के अंदर लिन सेन जो है वो पूरे किचन को संभालती थी और वहीं पे यूसिया पूरे फ्रंट डिपार्टमेंट को संभालती थी। लेकिन पता नहीं किसी बात को लेकर के इन दोनों में झगड़ा हो गया, जिसके बाद ये दोनों अलग हो गई और वहीं पे यूसिया ने अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोल लिया। लेकिन उसे लिन सेंग की एक रेसिपी चाहिए, एक ऐसी रेसिपी जो नूडल्स में इस्तेमाल किया करती थी, जिसकी वजह से ज्यादातर कस्टमर उसी का नूडल्स पसंद करते थे। और फिर इसके बाद यूरी इनको पूरा काम समझा देने के बाद उधर से चली जाती है। फिर हम इधर पे देखते हैं कि यहाँ पे लियांग फोटो को देख रहा होता है और फिर वो फैंग से पूछता है कि क्या कोई मौका तुम्हें नजर आ रहा है जिसमें कि हम जान सके कि रेसिपी का क्या राज है। लेकिन यहाँ पे फैंग बताता है कि मैं बहुत सारे पॉसिबिलिटीज देख रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि चांसेस बहुत कम हैं। अब इधर पे लियांग बोलता है कि पता नहीं इन दोनों के बीच में क्या हुआ होगा, क्योंकि ये दोनों 10 साल से दोस्त थे, लेकिन अचानक से ये लोग अलग हो गए। और फिर यहाँ पे लियांग पूछता है कि पता नहीं अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो हम लोग क्या करेंगे। और फिर इतना बोलने के बाद यहाँ पे लियांग बच्चों की तरह हरकत करने लगता है और बोलता है कि अगर हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। अब इतना बोलने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लियांग आ जाता है फोटो के अंदर और वो यहाँ पे देख रहा होता है लिन चैन को नूडल्स बनाते हुए। अब यहाँ पे लियांग हर एक इंग्रेडिएंट्स को ध्यान से देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि लिन चैन फ्रिज से एक इंग्रेडिएंट निकालती है नूडल्स में डालने के लिए
और यहाँ पे लियांग पूछता है कि ये क्या है। लिनचेन यहाँ पे बताती है कि तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें इसके बारे में पता ना हो। लेकिन तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और उनके डोर पे बोलने लगता है कि आपका सामान आया है। और यहाँ पे लियांग चला जाता है सामान का ऑर्डर लेने के लिए, और जब वो सामान की पूरी डिलीवरी ले लेता है और उसके बाद जब वापस आता है तब तक नूडल्स बन जाते हैं। अब यहाँ पे तो लियांग पता नहीं लगा सका उस इंग्रेडिएंट के बारे में, इसलिए यहाँ पे लियांग कई सारे फोटो के अंदर जाता है इंग्रेडिएंट के बारे में पता लगाने के लिए, लेकिन वो इस काम में फेल हो जाता है और यहाँ पे लियांग को पता ही नहीं चल पाता उस रेसिपी के बारे में। इधर पे हम देखते हैं कि यूरी यूसिया को बता देती है कि काम बहुत ही मुश्किल है और इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। अब इधर पे हम देखते हैं फैंग को, जो कि वो फोटो देख रहा होता है जो कि इन दोनों ने आखिरी टाइम खींचा था एक साथ, जब इन दोनों का झगड़ा हुआ था उससे पहले का ये फोटो होता है। और यहाँ पे फैंग लगातार इसी फोटो को देख रहा होता है और फिर यहाँ पे लियांग बोलता है कि ठीक है, हम एक आखिरी बार कोशिश कर लेते हैं, इसलिए मैं इस वाले फोटो के अंदर जाऊंगा। और फिर इस फोटो के अंदर आ जाने के बाद यहाँ पे लियांग ये चीज देख करके हैरान था कि ये आखिरी फोटो ली गई थी लिनचैन के द्वारा। तो हमें पता यहाँ पे ये चलता है कि जितने भी फोटो आज तक इन दोनों ने एक साथ लिया है वो सारे यूसिया ने ही लिए हैं, और ये जो इन दोनों की आखिरी फोटो होती है एक साथ, ये फोटो खींची गई थी लिनचैन के द्वारा। अब यहाँ पे फोटो खींचने के बाद जब लिनचैन उधर से जाने लगती है तब यूसिया उसको रोकती है और बताती है कि तुम्हारे बिना मैं ये काम नहीं कर पाती, यानी कि रेस्टोरेंट में नहीं चला पाती। लेकिन यहाँ पे लिनचैन बोलने लगती है कि अब पहली वाली बात नहीं रही। तो यहाँ पे होता ही है कि लिनचैन को कुकिंग को लेकर के पैशन है और वो चाहती है अपने कस्टमर को अच्छा खाना खिलाना, लेकिन वहीं पे यूसिया केवल बिजनेस के बारे में सोच रही है, क्योंकि यहाँ पे यूसिया चाहती है कि वो लोग और भी ज्यादा रेस्टोरेंट खोलें। लेकिन यहाँ पे यूसिया सोच नहीं रही कि उसे कैसे भी करके कस्टमर को अच्छा खाना प्रोवाइड करना है, और यही कारण था कि इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों अलग हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उधर से लियांग टैक्सी पकड़ता है और जाने लगता है घर की तरफ। अब यहाँ जब वो टैक्सी में बैठा होता है तो वो लिनचैन का फोन चेक करने लगता है ताकि उसे रेसिपी के बारे में कुछ तो पता चल जाए, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। और यहाँ पे फैंग उसको बताता है कि अब चलो वापस आ जाओ, क्योंकि वैसे भी लिनचैन अब घर जाकर के रोने वाली है। अब यहाँ पे लियांग बोलता है कि ठीक है, मैं वापस आने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे वापस आने से पहले वो एक बार लिनचैन का बैग चेक करता है और उसको एक जगह की काफी सारी टिकट मिलती है, और यहाँ पे उसको नहीं पता होता इस जगह के बारे में, इसलिए वो यहाँ पे ड्राइवर से पूछता है इस जगह के बारे में। और यहाँ पे ड्राइवर बताता है कि जिस जगह की आप बात कर रही हैं वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और ऊपर से वहाँ पे एक स्पेशल टाइप का पौधा उगता है, और उस पौधे पे जितने भी फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर से बहुत ही अच्छी स्मेल आती है। और फिर यहाँ पे फैंग तुरंत ही उन फ्लावर्स के बारे में पता लगाता है, और यहाँ पे फैंग को पता चलता है कि जो लोकल्स लोग हैं वो लोग इस फ्लावर को क्रश करके सीजनिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ताकि खाने के अंदर बहुत अच्छी खुशबू आए। और फाइनली इनको वो रेसिपी मिल जाती है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ पे यूरी यूसिया को मिलने के बाद उसको सारी बात बता देती है, और यहाँ पे यूसिया को जैसी उस सीक्रेट रेसिपी के बारे में पता चलता है वो ये सुनने के बाद रोने लगती है। अब इधर पे हम देखते हैं इन दोनों को, और यहाँ पे फैंग सारे फोटो को समेट रहा होता है, लेकिन तभी उनके पास एक फोटो आ जाती है जो कि उसी एल्बम के अंदर से गिरी थी। और यहाँ पे इस फोटो को देख लेने के बाद लियांग बोलता है कि मुझे एक बार इस फोटो के अंदर जाने दो, क्योंकि मुझे उन नूडल्स को खाना है। लेकिन यहाँ पे फैंग उसको मना करता है कि नहीं, ऐसा हम नहीं करने वाले। लेकिन यहाँ पे लियांग चालाकी से उससे हाई फाई ले लेता है और उस फोटो के अंदर पहुंच जाता है। अब यहाँ पे लियांग फोटो के अंदर तो आ जाता है, लेकिन उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसे आगे कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे फैंग उसकी मदद नहीं कर रहा था। और यहाँ पे हम देखते हैं लियांग को, जो कि नूडल्स को खाने वाला था, कि तुरंत ही यूसिया बोलती है रुको, मेरी माँ ने मेरे को एक सीजनिंग पाउडर दिया है, और ये सीजनिंग पाउडर नूडल्स के अंदर डालने के बाद नूडल्स बहुत ही अच्छा लगने लगता है। और फिर हमें पता चलता है कि यूसिया जिस जगह से आती है उसी टाउन में ये फ्लावर उगा करते हैं, और ये जो सीजनिंग पाउडर है ये बेसिकली यूसिया की ही रेसिपी है। और इधर पे हम देखते हैं यूसिया को, जो कि लिनचैन के पास जाती है और उससे माफी मांगती है, जिसके बाद यहाँ पे लिनचैन उसे माफ भी कर देती है, और दोनों दोस्त अब एक साथ फिर से काम करने वाले हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं यूरी को, जो कि जॉगिंग कर रही होती है। तभी हम देखते हैं एक आदमी को जो कि यूरी का पीछा करने लगता है, और यहाँ पे फैंग उस आदमी को देख लेता है। वो तुरंत उस आदमी को पकड़ता है और बोलता है कि तुम यूरी का पीछा क्यों कर रहे हो। अब यहाँ पे आदमी बताता है कि मेरा नाम है हिरोकी, और मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा था कि कुछ लोग हैं जो फोटो के अंदर जा सकते हैं, और मैं तो तुम्हारा नया क्लाइंट हूँ। और इतना बोलने के बाद यहाँ पे हिरोकी एक फोटो दिखाता है और बताने लगता है कि ये दिन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन था, लेकिन पता नहीं कैसे अभी एक बुरी याद में बदल चुका है, क्योंकि उस दिन मेरी टीम हार गई, और ऊपर से मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया, और मेरी माँ के साथ भी मेरा झगड़ा हो गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग फोटो के अंदर जा करके बस एक मैसेज को डिलीवर कर दो, जिसके बाद मेरे को थोड़ा पछतावा कम हो। अब यहाँ पे फैंग फोटो को ले जाता है लियांग के पास और उसको सारी बात बता देता है। अब यहाँ पे लियांग पूछता है कि अगर मैंने मैसेज को डिलीवर कर दिया तो क्या इससे फ्यूचर चेंज नहीं हो जाएगा।
लेकिन फैंग बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और फिर यहाँ पे लियांग कोई और सवाल नहीं पूछता और तुरंत ही हाई-फाई ले करके उस समय में चला जाता है। अब इस फोटो के अंदर आ जाने के बाद लियांग को पता चलता है कि आज उसकी टीम का मैच है और इस गेम में जो भी टीम जीतने वाली है उनको शहर जाकर के खेलने का मौका मिलेगा। न केवल इतना ही बल्कि जिस बास्केटबॉल हॉल के अंदर ये लोग खेल रहे हैं उसको भी अपग्रेड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे दोनों ही टीम जाना चाहती थी शहर में खेलने के लिए, खासकर बड़े स्टेज पे खेलने का मौका हर किसी को चाहिए था, इसलिए यहाँ पे दोनों टीम अपनी जी जान लगा देती है जीतने के लिए। लेकिन स्कोर्स को देखने के बाद ऐसा लग रहा होता है कि हिरोकी की टीम यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और यहाँ पे हिरोकी की टीम का जो कैप्टन होता है जिसका नाम होता है चैन, अचानक से उसे चोट लग जाती है और यहाँ पे चैन इनकी टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर था, इसलिए यहाँ पे पूरी टीम को फिक्र हो रही होती है कि वो लोग अब आगे क्या करने वाले हैं। और फिर यहाँ पे हिरोकी को चैन की जगह बुलाया जाता है। अब यहाँ पे हिरोकी बास्केटबॉल में बहुत ही घटिया खेलता था और ये बात पूरी टीम को पता थी, तो लोग और भी ज्यादा फिक्र करने लगते हैं कि वो लोग कैसे जीतेंगे। लेकिन हमें ये बात पता है कि यहाँ पे हिरोकी की बॉडी के अंदर लियांग है और लियांग बास्केटबॉल में बहुत ही अच्छा है, इसलिए वो यहाँ पे लगातार स्कोर कर रहा होता है और ऐसा होने की वजह से सब लोग हैरान थे क्योंकि यहाँ पे उनकी टीम जीतने वाली थी। और यहाँ पे देखते ही देखते अब हिरोकी की टीम जो है अपने ओपोनेंट की टीम के बहुत ही करीब पहुंच गई थी और सब लोग सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे हिरो की टीम को जिता देगा। लेकिन तभी यहाँ पे फैंग लियांग को एक वार्निंग देता है, बोलता है कि देखो तुम वहाँ पे बस मैसेज को डिलीवर करने गए हो, ना कि टीम को जिताने के लिए, क्योंकि अगर तुमने टीम को जिता दिया तो पूरा फ्यूचर चेंज हो जाएगा। और फिर ये सुनने के बाद यहाँ पे लियांग समझ जाता है कि उसे क्या करना है, इसलिए वो जानबूझ करके अपने आप को गिरा देता है। जिसके बाद यहाँ पे चैन बोलता है कि तुम थक गए होगे, एक काम करो तुम थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, अब मैं तुम्हारी जगह खेलूंगा। अब यहाँ पे चैन चला जाता है खेलने के लिए और वहीं पे लियांग बैठा होता है। तभी हम देखते हैं कि लियांग के बगल में उनके केमिस्ट्री टीचर वहाँ पे आ जाते हैं और वो बताने लगते हैं लियांग को चैन के स्ट्रगल के बारे में। वो बताते हैं कि चैन ने इस बास्केटबॉल टीम को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत की है और ऊपर से जो हॉल तुम देख रहे हो जहाँ पे आज तुम बास्केटबॉल खेल रहे हो, ये पहले एक फैक्ट्री हुआ करती थी जो कि बंद पड़ी थी, लेकिन इसको हॉल में बदला है चैन ने। लेकिन अब बहुत जल्द इस बास्केटबॉल हॉल को भी बंद कर दिया जाएगा क्योंकि स्कूल का ऐसा मानना है कि इसकी जगह कुछ और बना दिया जाए जो कि बच्चों के लिए अच्छा होगा। अब ये सब सुनने के बाद यहाँ पे लियांग खुद को रोक नहीं पाता और वो चला जाता है गेम खेलने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि लियांग की वजह से यहाँ पे दोनों टीम के स्कोर बराबर हो जाते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे दूसरी टीम का जो प्लेयर होता है वो तुरंत ही हिरोकी से जानबूझ के टकराता है और उसका चश्मा तोड़ देता है ताकि यहाँ पे हिरोकी अच्छे से ना खेल पाए। लेकिन हमें ये बात पता है कि हिरोकी के अंदर लियांग है और यहाँ पे लियांग को बहुत अच्छे से दिख रहा है बिना चश्मे के भी। ना केवल इतना ही बल्कि दूसरी टीम का जो प्लेयर होता है वो लगातार यहाँ पे हिरोकी को चिढ़ा रहा होता है और उसको लगातार उंगली कर रहा होता है। अब इतना सुनने के बाद यहाँ पे लियांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ना चाहते हुए भी स्कोर कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हिरोकी की टीम जीत जाती है। और ऐसा होने के बाद अब यहाँ पे फ्यूचर का जो टाइमलाइन है वो बदलने वाला है और यहाँ पे लियांग को इसका बहुत बुरा फील हो भी रहा होता है। तब वो फैंग से पूछता है कि अब हम क्या करें। यहाँ पे फैंग बताता है कि सब छोड़ो, बस तुम अब मैसेज को डिलीवर करो और वापस आ जाओ, और ऐसा करने के लिए तुम्हें कैप्टन यानी कि चैन को उसके घर तक छोड़ने जाना होगा। फिर इधर पे हम देखते हैं लियांग को जो कि चैन को उसके घर तक छोड़ने जा रहा होता है और रास्ते में वो हिरोकी का जो मैसेज होता है वो उसको डिलीवर कर देता है। और वो दोनों जब जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे चैन की बहन आ जाती है और यहाँ पे फिर फैंग लियांग को बताता है कि यही है हिरोकी का पहला प्यार और तुम्हें उसको भी मैसेज डिलीवर करना होगा। अब यहाँ पे लियांग तुरंत ही चैन को घर छोड़ के आ जाता है और फिर उसके बाद उसे कुछ समय मिलता है चैन की बहन के साथ और वो यहाँ पे हिरोकी का मैसेज उसे डिलीवर कर देता है। और इस मैसेज को सुनने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे चैन की बहन बहुत ज्यादा मुस्कुराती है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे हिरोकी जब अपने घर पे आता है तो उसकी माँ उसे लगातार डांट रही होती है और बोलती है कि तुम्हें मैच पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि तुम्हें अभी अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि इसके बाद जब दोनों खाना खाने बैठते हैं तब यहाँ पे हिरोकी अपनी माँ से बोलता है कि मुझे शहर जाना है और ये सुनने के बाद उसकी माँ और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसकी माँ लगातार यहाँ पे हिरोकी के ऊपर चिल्ला रही होती है और चिल्लाते हुए रोने लगती है। अब होता ही है कि यहाँ पे हिरोकी के जो डैड हैं वो 2 साल पहले गए थे शहर में जॉब की तलाश के लिए, लेकिन अब तक वो लौटे ही नहीं और अब यहाँ पे हिरोकी भी शहर जाने की बात कर रहा है। इसलिए ये सुनने के बाद यहाँ पे हिरोकी की जो माँ होती है वो लगातार रोने लगती है। वो सोच रही होती है कि अब मेरा बेटा भी मुझे छोड़ के चला जाएगा और कभी मेरे पास वापस नहीं आएगा। और फिर यहाँ पे फैंग लियांग को बोलता है कि चलो मैसेज को डिलीवर कर दो और ये मैसेज सुनने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हिरोकी की माँ बहुत खुश नजर आती है। और फिर काम खत्म हो जाने के बाद यहाँ पे फैंग बोलता है कि चलो वापस आ जाओ। यहाँ पे लियांग बोलता है कि देखो काम तो खत्म हो गया लेकिन खाना अब लग चुका है, इसलिए मैं टेबल के ऊपर जितना भी खाना होता है वो सारा खा करके वापस आता हूँ। अब यहाँ पे लियांग सारा खाना खा लेता है और उसका पेट हो जाता है फुल।
लेकिन तभी वहाँ पे हिरोकी की माँ आती है नूडल्स लेकर के और बोलती है ये लो खा लो। अब यहाँ पे लियांग पूछता है कि ये किस लिए, तो यहाँ पे हिरोकी की माँ बताती है कि तुम भूल गए, आज 12 मई है, तुम्हारे फादर का जन्मदिन। अब ये तारीख सुनने के बाद अचानक से यहाँ पे लियांग को कुछ होता है। वो तुरंत ही यहाँ पे हिरोकी की माँ से पूछता है कि आज साल कौन सा है। यहाँ पे हिरोकी की माँ बोलती है अरे क्या हुआ, तुम सब चीज भूल गए, तुम्हें नहीं पता कि आज कौन सा साल चल रहा है। और फिर यहाँ पे हिरोकी की माँ बताती है कि आज 2008 है। और ये साल सुनने के बाद अचानक से यहाँ पे लियांग को कुछ हो जाता है और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है लियांग का। जब वो छोटा था तब वो यूरी के पास आता है और उसको बताता है कि तुमने न्यूज में देखा ना कि टाउन के अंदर कितना बड़ा भूकंप आया था और उसमें कई सारे लोग मारे गए और मेरे मॉम डैड भी उसी टाउन में गए हैं, क्या वो ठीक तो होंगे ना। और इतना बोलने के बाद यहाँ पे लियांग लगातार रोने लगता है। तब यूरी उसे गले लगा लेती है और बोलती है कि चिंता मत करो, तुम्हारे पेरेंट्स जहाँ भी होंगे वो ठीक होंगे। और इसी के साथ ये वाला जो फ्लैशबैक होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। अब इधर पे हम देखते हैं फैंग को, जो कि लियांग को तुरंत ही बोलता है कि फोटो के अंदर से वापस आओ। और अब यहाँ पे लियांग को हर एक बात समझ में आ जाती है। तो यहाँ पे होता ही है कि जिस टाउन के अंदर वो अभी है वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा भूकंप आने वाला है और उस भूकंप में यहाँ के रहने वाले हर एक व्यक्ति की जान चली जाएगी। और यहाँ पे लियांग खुद से बोलता है कि मुझे पहले से ही शक हो रहा था फैंग के ऊपर, क्योंकि जब भी लियांग समय में पीछे जाया करता था और वो जब भी पास्ट में कुछ चीज बदल देता था तब यहाँ पे फैंग लगातार उसे डांटता था। लेकिन आज फैंग ने उससे कुछ भी नहीं बोला, जबकि उसने तो पास्ट में आ करके यहाँ पे पूरा टाइमलाइन ही बिगाड़ दिया था, क्योंकि उसने टीम को जिता दिया। लेकिन तब भी फैंग ने उसको कुछ नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पे फैंग को पता है कि चाहे वो टीम को जिताए या फिर टीम को हरा दे, चाहे वो अपनी गर्लफ्रेंड को कन्फेस करे अपना प्यार, चाहे वो अपनी माँ से झगड़ा करे या ना करे, वो सब लोग मरने वाले हैं। और यहाँ पे हिरोकी होगा जो कि बच जाएगा और बाकी सब यहीं पे मर जाएंगे। अब यहाँ पे लियांग सोच रहा होता है सभी के बारे में और वो सोचता है कि वो बाहर जाकर के सबको बता देगा कि यहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है ताकि सबकी जान बच जाए। लेकिन तभी उसे फैंग रोकता है। वो बताता है कि देखो, मौत एक ऐसी चीज है जो कि आज नहीं तो कल आने वाली है और तुम उनका किस्मत नहीं बदल सकते। अगर तुमने उनकी किस्मत बदलने की कोशिश की तो आज नहीं तो कल इसका असर हमारी जिंदगी पे पड़ेगा। इसलिए अगर तुमने वहाँ पे कोई भी छेड़छाड़ की टाइमलाइन से तो हो सकता है फ्यूचर में, यानी कि इस समय में हम लोग आपस में दोस्त भी ना रहे। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे लियांग इस टाउन से कहीं दूर जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे हिरोकी की माँ उसके पास आ जाती है और बोलने लगती है कि बेटा तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। अब यहाँ पे हिरोकी की माँ का चेहरा देख लेने के बाद यहाँ पे लियांग अपने इरादे को बदल लेता है और वो डिसाइड करता है कि वो पूरे टाउन को बचा के रहेगा और वो तुरंत ही चले जाता है चैन के पास। वो जाकर के चैन को बताता है कि देखो, अपने परिवार को लेकर के यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, यहाँ पे भूकंप आने वाला है। लेकिन ऑब्वियसली बात है, उसकी बात कौन ही मानेगा। यहाँ पे चैन बोलता है कि देखो, मैं इतनी रात को अपने परिवार को लेके कहाँ जाऊंगा और ऊपर से 2 हफ्ते के बाद हमारा टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, यानी कि हम लोग शहर जाकर के खेलेंगे। अब यहाँ पे लियांग समझ जाता है कि चैन उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए वो चैन को पूरी बात बता देता है। वो बोलता है कि मेरी केमिस्ट्री टीचर से बात हुई थी और उन्होंने मेरे को बताया कि कोई भी प्लेयर यानी कि कोई भी टीम जीते वो उनमें से कोई भी शहर जाने वाला नहीं है और ऊपर से जो बास्केटबॉल कोर्ट है उसको भी तोड़ दिया जाएगा। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे चैन को बहुत गुस्सा आता है। वो उससे पूछने लगता है कि तुम क्या बोल रहे हो, पर ये बात तो मेरे को किसी ने नहीं बताई। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे तुरंत ही चैन की बहन बीच में आ जाती है और यहाँ पे लियांग उसकी बहन को बोलने लगता है कि तुरंत ही अपने फादर को कॉल करो और उनको बोलो कि तुम्हें यहाँ से ले जाए। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे चैन की जो माँ होती है वो भड़क जाती है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि उनके दोनों बेटे अभी भी कांटेक्ट कर रहे हैं उनके फादर को। अब यहाँ पे चैन की जो माँ होती है वो लगातार अपने दोनों बच्चों पे भड़क रही होती है और यहाँ पे लियांग समझ जाता है कि अब इनके बीच में बहुत बड़ा झगड़ा होगा और इनके झगड़े से यहाँ पे टाउन के जो लोग होते हैं वो भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो लोग यहाँ पे लियांग से पूछते हैं कि तुमने ये अफवाह कहाँ से सुनी कि यहाँ पे भूकंप आने वाला है। अब यहाँ पे लियांग चाह करके भी इन्हें सच्चाई नहीं बता सकता। वो यहाँ पे सोच तो रहा होता है कि मैंने सच्चाई बता दूं कि मैं फ्यूचर से आया हूँ, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता। इसलिए वो यहाँ पे सबको बताता है कि ये खबर मैंने एक मैगजीन में पढ़ी थी। और ये सुनने के बाद वहाँ का हर एक व्यक्ति उस पर हंसने लगता है और यहाँ पे लियांग शर्मिंदा हो करके उधर से कहीं दूर चला जाता है। और रास्ते में हम देखते हैं कि यहाँ पे लियांग खुद के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है, क्योंकि वो किसी को नहीं बचा पाएगा। यहाँ पे फैंग बोलता है कि देखो, अपने आप को संभालो, तुम चाह करके भी फ्यूचर को नहीं बदल सकते। अब यहाँ पे लियांग बताता है कि देखो, मैं सबको नहीं बचा सकता, लेकिन मैं केवल एक आदमी को बचाना चाहता हूँ और वो है हिरोकी की माँ, इसलिए प्लीज मेरी मदद करो। और यहाँ पे फैंग इसके लिए मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि लियांग अपने घर पे आता है और तुरंत ही हिरोकी की माँ को सारी सच्चाई बता देता है और बोलता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। अब यहाँ पे हिरोकी की जो माँ होती है उसकी बातों पे बिलीव कर लेती है और बोलती है कि ठीक है, मैं अपना सामान पैक करती हूँ। लेकिन सामान पैक करने में बहुत ज्यादा देरी लग रही होती है और यहाँ पे फैंग बताता है कि देखो, अब बाहर जाना सेफ नहीं होगा क्योंकि भूकंप तुम्हारे बहुत पास आ गया है। और फिर यहाँ पे फैंग ये भी बात बताता है कि उस समय हिरोकी इसलिए बच गया था क्योंकि वो टेबल के नीचे छुप गया था। इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि लियांग अपनी माँ को लेकर के टेबल के नीचे छुप जाता है। अब यहाँ पे तुरंत ही हिरोकी की माँ बोलती है कि अरे, मैं तो तुम्हारा कैमरा लेना ही भूल गई।
फिर वो जा रही होती है कैमरा लेने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पे लियांग बोलता है कि देखिए आप रुक जाइए, मैं जाता हूँ कैमरा लेकर के आता हूँ। अब यहाँ पे लियांग जैसे ही कैमरा लेने के लिए जाता है तुरंत ही वहाँ पे भूकंप आ जाता है और यहाँ पे लियांग जब वापस आ ही रहा होता है कि तभी उसके ऊपर पूरी छत गिर जाती है, लेकिन यहाँ पे लियांग जिंदा बच जाता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ऐन वक्त पे हिरोकी की माँ उसके सामने आ जाती है और वो यहाँ पे लियांग को जोर से पकड़ लेती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जितना भी मलबा होता है वो यहाँ पे पूरा हिरोकी की माँ के ऊपर ही गिरता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लियांग की जान बच जाती है। लेकिन यहाँ पे लियांग बहुत ही ज्यादा दुखी होता है क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने हिरोकी की माँ को मरते हुए देख लेता है। और फिर इसके 4 घंटे के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लियांग को मलबे के अंदर से निकाल लिया जाता है और यहाँ घर के बाहर हम देखते हैं कि वहाँ पे हिरोकी के जो फादर होते हैं वो भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हिरोकी की माँ सरवाइव नहीं कर पाती। और इसके बाद हम देखते हैं कि लियांग भी अपने समय में वापस आ जाता है, लेकिन वापस आने के बाद यहाँ पे लियांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है फैंग के ऊपर और वो बोलता है कि तुम्हें पता था ना कि हिरोकी की माँ नहीं बच पाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मुझे एक होप दी कि हिरोकी की माँ को मैं बचा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। तुम मुझे बताओ कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। और इसके जवाब में फैंग बोलता है कि देखो मुझे ये करना पड़ा ताकि फ्यूचर चेंज ना हो जाए। अब ये जवाब सुनते ही यहाँ पे लियांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही यहाँ पे फैंग को एक जोरदार पंच मारता है और फिर उसके बाद वो अपने घुटनों के बल पे बैठ करके रोने लगता है और यहाँ पे फैंग से बोलता है कि मैसेज डिलीवर करने का क्या फायदा हुआ जब आखिरी में वो सब मरने ही वाले थे। अब इधर पे हम देखते हैं हिरोकी को, जो कि अपने डैड के साथ अपनी माँ के ग्रेव पे आया था और उसके डैड उसे एक चीज देते हैं और बोलते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि भूकंप में ये बच पाएगा। और इस चीज को देख लेने के बाद यहाँ पे हिरोकी भी हैरान था और वो तुरंत ही चला जाता है लियांग के पास और वो लियांग को अपना कैमरा दिखा करके बोलता है कि प्लीज इस कैमरे के अंदर जितनी फोटोज हैं उन सबको निकाल दो। और ये वही कैमरा होता है जिसको लियांग ने बचा लिया था और इस कैमरे के अंदर वो सारी फोटो होती हैं जो कि आखिरी रात को ली गई थी, यानी कि भूकंप आने से पहले जितनी फोटोज ली गई थी वो सारी इस कैमरे के अंदर होती है। लेकिन इस रात के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे फैंग और लियांग भी आपस में बात करना बंद कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे फैंग यूरी को मिलता है और बाद में बताता है कि देखो अब कुछ दिनों के लिए क्लाइंट्स को लाना बंद कर दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लियांग अभी इस हालत में है कि वो किसी भी क्लाइंट को हैंडल कर पाएगा। अब यहाँ पे यूरी बोलती है कि ठीक है, जब तुम्हारा ये सब खत्म हो जाए तो मुझे बता देना, मैं क्लाइंट को लेकर के तुम्हारे पास आ जाऊंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके स्टूडियो में एक आदमी आता है। वो बताता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पे एक आदमी है जो कि फोटो के अंदर जा सकता है, लेकिन यहाँ पे यूरी बताती है कि नहीं, आपने गलत सुना होगा, यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं रहता। लेकिन तभी आदमी बताता है कि मेरा नाम है ली और मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। लेकिन यहाँ पे यूरी बताती है कि ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे कोई भी गलत काम नहीं करते और आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो यहाँ पे नहीं रहता, इसलिए आप यहाँ से चले जाएं। और फिर इतना बोलने के बाद यूरी ली को यहाँ से भगाने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और आदमी आ जाता है। वो यही बात बोलता है कि क्या यहाँ पे कोई आदमी रहता है जो कि फोटो के अंदर जा सकता है। और ये आदमी यहाँ पे लगातार यूरी से बोल रहा होता है कि प्लीज मेरी मदद करो, मेरा बेटा पिछले 3 सालों से गायब है। और फिर इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है एक लड़के का। इस लड़के का नाम होता है मिन और हमें पता चलता है कि उसके पेरेंट्स एक बेकरी शॉप चलाते थे। और यहाँ पे मिन लगातार बोल रहा होता है कि मुझे खेलना है, लेकिन तभी यहाँ पे मिन के फादर आते हैं और उसको बताते हैं कि बेटा अभी नहीं, एक काम करो, तुम ये फोन ले जाओ और बाहर जा करके खेलो। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मिन बाहर बैठ करके खेलने लगता है। लेकिन इसके थोड़ी देर के बाद जब मिन की जो माँ होती है वो बाहर देखते है कि मिन कहाँ चला गया, तो उन्हें पता चलता है कि मिन गायब है। और इसी के साथ ये फ्लैशबैक यहीं पे खत्म होता है। और यहाँ पे मियान के जो फादर होते हैं वो लगातार बैठ करके रो रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि प्लीज मेरी मदद करिए। लेकिन यहाँ पे लियांग बोलता है कि देखिए, अगर आपको कोई फोटो निकालनी है तो बताइएगा, हम वो काम कर देंगे, लेकिन फोटो के जरिए हम पास्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि पास्ट को कोई बदल नहीं सकता, खुद भगवान भी नहीं। और इतना बोलने के बाद लियांग उधर से चला जाता है। अब यहाँ पे यूरी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि लियांग को क्या हो गया। और यहाँ पे मिन के फादर को यहाँ से निराश होकर के वापस अपने घर जाना होता है। अब इधर पे हम देखते हैं मिन के फादर को, जो कि अपने घर जब आ जाते हैं तो अपनी पत्नी से बात करते हैं और हमें पता चलता है कि जब से उनका बेटा खो गया है तब से उनकी पत्नी पागल हो गई है। और इधर पे हम देखते हैं लियांग को, जो कि मिन के ही केस को देख रहा होता है। तभी वहाँ पे यूरी आ जाती है और वो बताती है कि देख करके मेरे को खुशी हुई कि तुम मिन के फादर के बारे में सोच रहे हो, लेकिन उस समय जो तुमने मिन के फादर को बोला था कि कोई पास्ट को नहीं बदल सकता, वो तुम्हें उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। और यहाँ पे लियांग अपने किए हुए पे शर्मिंदा था। अब इधर पे हम देखते हैं कि यूरी वहीं पे बैठ जाती है और वो फिर यहाँ पे लियांग को बताती है कि मैं मिन के फादर को जानती हूँ। और फिर हमें पता चलता है कि जब यूरी अपने कॉलेज में पढ़ा करती थी तब वो मिन के फादर के शॉप के पास जाती थी डेली खाने के लिए। और फिर हमें ये बात भी पता चलती है कि जिस दिन मिन किडनैप हुआ था उस दिन यहाँ पे यूरी ने देख लिया था कि एक औरत मिन को अपने साथ लेकर के जा रही है। अब यहाँ पे यूरी कुछ करना तो चाहती थी, लेकिन उस दिन यूरी किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट हो गई थी और वो कुछ कर नहीं पाई। और फिर उस दिन के बाद से जब भी यूरी उनके शॉप पे जाया करती थी तब वो देखती थी मिन के फादर को, जो कि लगातार अपने बेटे को ढूंढ
रहे हैं। और यहाँ पे यूरी मिन के फादर से नजरें नहीं मिलाती थी और यहाँ पे यूरी लगातार ये सोचती थी कि मैं मिन के फादर को कैसे बताऊंगी कि मैंने आपके बेटे को किडनैप होते हुए देखा है, और इसी बात का यूरी को अब तक रिग्रेट है। और फिर यहाँ पे यूरी बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मिन के फादर अभी भी लगातार उसे ढूंढ रहे हैं, जबकि इस हादसे को 3 साल हो चुके हैं। और फिर यहाँ पे यूरी बोलती है लियांग से कि प्लीज मेरे खातिर उनकी मदद करो। यहाँ पे लियांग बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए उनकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ पे यूरी को, जो कि कॉल करती है मिन के फादर को और बोलती है कि हम आपकी मदद करेंगे, बस उस दिन का एक फोटो लेकर के आ जाइए। लेकिन उस दिन का कोई भी फोटो नहीं होता यहाँ पे मिन के फादर के पास। लेकिन यहाँ पे मिन के फादर को पता था कि उनके बेटे का जो एक फोटो है, यानी एक छोटा सा वीडियो है, वो सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है। इसलिए तुरंत ही पुलिस को कॉल करते हैं और वो फुटेज मंगा लेते हैं अपने पास और उसके बाद यूरी को दे देते हैं। अब यहाँ पे यूरी उस फुटेज को दे देती है इन दोनों को, लेकिन इस फुटेज के अंदर कहीं पे भी मिन नजर नहीं आ रहा होता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिन जहाँ पे बैठा हुआ था वो एक ब्लाइंड स्पॉट था, जो कि कैमरे में कैद नहीं हो रहा था। और फिर यहाँ पे फैंग अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। तब लियांग उससे पूछता है कि तुम फुटेज में क्या देख सकते हो। फिर यहाँ पे फैंग बताता है कि देखो, मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करके 1 किलोमीटर के एरिया में जितने भी सीसीटीवी कैमरा हैं उन सब की फुटेज देख सकता हूँ, लेकिन मैं ये केवल फुटेज 12 घंटे तक ही देख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर उन सीसीटीवी कैमरा का कोई भी ब्लाइंड स्पॉट हुआ तो वो मेरे लिए भी एक ब्लाइंड स्पॉट ही होगा, यानी कि उसके बाहर मैं देख नहीं पाऊंगा। फिर यहाँ पे लियांग पूछता है कि क्या तुम्हें मिन नजर आया, लेकिन यहाँ पे फैंग बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि जिसने भी मिन को किडनैप किया वो अच्छे से जानता था कि वहाँ पे कितने कैमरा लगे हुए हैं और उन सबके ब्लाइंड स्पॉट को भी वो अच्छे से जानता था, और यही कारण है कि वो मिन को उधर से ले करके बहुत ही आराम से कहीं दूर चला गया। और यही कारण होता है कि पुलिस वाले को भी मिन के बारे में आज तक कुछ पता नहीं चल पाया। और फिर इधर पे हम देखते हैं कि फैंग लियांग को बोलता है देखो, अब तुम्हें वीडियो के अंदर जाना होगा। और फिर दोनों एक दूसरे को हाई फाई देते हैं और यहाँ पे लियांग पहुंच जाता है वीडियो के अंदर। लेकिन इस बार लियांग किसी के बॉडी के अंदर नहीं था, बल्कि वो खुद उस वीडियो के अंदर आ गया था। और ये चीज देखने के बाद यहाँ पे लियांग भी हैरान था, क्योंकि उसके साथ ये चीज पहली बार हो रही है। फिर यहाँ पे फैंग बताता है कि देखो, तुम्हारे पास 12 घंटे हैं और कोशिश करना कि तुम सबकी नजरों में ना आ जाओ। और फिर इधर पे हम देखते हैं कि लियांग छुपके से मिन के ऊपर नजर रख रहा होता है। तब यहाँ पे फैंग उसको बताता है कि देखो, मैंने तुम्हें मैसेज डिलीवर करने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि मुझे पता था कि जितने भी लोग जो मैसेज को सुनेंगे वो सब मर जाएंगे, लेकिन जो लोग जी रहे हैं कम से कम उन्हें इस बात का रिग्रेट तो नहीं होगा कि वो लोग अपने चाहने वाले को कुछ भी बोल नहीं पाए आखिरी बार। अब यहाँ पे लियांग जो है फैंग की बातें सुनने में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि उतनी देर में मिन को लेकर के वहाँ से वो औरत चली जाती है। अब यहाँ पे लियांग देख लेता है कि मिन वहाँ से गायब है और वो तुरंत ही पीछा करने लगता है उस औरत का, लेकिन वो औरत एक गली के अंदर जा करके गायब हो जाती है। अब यहाँ पे फैंग तुरंत ही बोलता है एक काम करो, तुम तुरंत ही बाकी गली के अंदर जा करके देखो, हो सकता है वो दोनों वहाँ पे हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं लियांग को जो लगातार भाग रहा होता है एक गली से दूसरी गली में, लेकिन तुरंत ही फैंग बोलता है काम करो, वहाँ से तुरंत कहीं दूर चले जाओ। लेकिन अब बहुत ही देर हो जाती है और यहाँ पे यूरी अपनी दोस्त के साथ आ रही होती है और वो दोनों देख लेते हैं लियांग को। लेकिन इस समय एक और घटना घटती है, क्योंकि यहाँ पे जो किडनैपर होती है वो मिन को लेकर के जा रही थी। और इसी समय हम देखते हैं लियांग को, जो कि यूरी के सामने आ गया था। और यहाँ पे यूरी लियांग को देखने की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसके बाद वो किडनैपर को नहीं देख पाती। लेकिन यहाँ पे दोनों कंफ्यूज थी कि लियांग यहाँ पे कैसे आ गया, क्योंकि इस टाइमलाइन के अंदर लियांग जो है फैंग के साथ कहीं बाहर गया हुआ था। अब यहाँ पे हम देखते हैं लियांग को, जो कि तुरंत ही इनकी नजरों से गायब हो जाता है। अब ये चीज देखने के बाद यहाँ पे दोनों कंफ्यूज थी कि क्या उन्होंने जिसको देखा वो लियांग था या फिर कोई और फिर यहाँ पे लियांग फैंग से बोलता है कि हम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे फैंग बताता है कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि वो ब्लाइंड स्पॉट पे थी और यही कारण हुआ कि मैं कैमरे से उसको देख नहीं पाया। लेकिन अब इसकी वजह से यहाँ पे लियांग किडनैपर का पीछा नहीं कर पाता, जिसके बाद हम देखते हैं कि किडनैपर वहाँ से कहीं दूर चला जाता है और यहाँ पे फैंग को भी नजर नहीं आ रहा होता है कि किडनैपर कहाँ गया और इनका जो मिशन था वो यहीं पे फेल हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उसी शाम में ये तीनों चले जाते हैं मिन के फादर के पास और जाकर के माफी मांगते हैं और बताते हैं कि हम मिन के लिए कोई भी सबूत नहीं जुटा पाए। यहाँ पे हम देखते हैं यूरी को, जो कि मिन के फादर के सामने कन्फेस करती है कि उस दिन मैंने किडनैपर को देखा था। और यहाँ पे यूरी लगातार खुद को ब्लेम कर रही होती है, लेकिन मिन के फादर उसको बोलते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि हम लोग मिलकर के कोशिश करेंगे तो मिन बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। फिर यहाँ पे लियांग मिन के फादर से पूछता है कि क्या आपके पास कोई और फोटो या फुटेज है उस दिन की। फिर मिन के फादर यहाँ पे अपना फोन देखने लगते हैं और यहाँ पे तीनों ढूंढ रहे होते हैं कि फोन के अंदर कहीं उन्हें कोई फोटो मिल जाए। और फिर यहाँ पे मिन के फादर को एक फोटो मिलती है जो कि मिन के टॉय की होती है और मिन के फादर बताते हैं कि शायद उस दिन मेरे बेटे ने अपने टॉय की फोटो खींची थी मेरे फोन से। और फिर यहाँ पे लियांग जो है फोन को ले लेता है अपने पास और तुरंत ही फैंग को देता है फोन और बोलता है कि इसको देखो अच्छे से, क्या हमें कोई मदद मिल सकती है। फिर यहाँ पे फैंग अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है
और बाद में उन सबको बोलता है कि हाँ काम हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं अगले दिन का सीन। अब यहाँ पे होता ही है कि लियांग आ जाता है मिन के बॉडी के अंदर और वो लगातार यही सोच रहा होता है कि इतने लोगों के सामने अचानक से मिन को कोई कैसे गायब कर सकता है। और वो यहाँ पे लगातार फैंग से बात ही कर रहा होता है कि तभी उसके सामने एक छोटी सी बॉल आती है और यहाँ पे लियांग जैसी बॉल को उठाता है उसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। अब यहाँ पे फैंग उसको मना ही करने वाला था कि उससे पहले यहाँ पे लियांग स्मेल कर लेता है बॉल को, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने होश खो देता है। और यही वो कारण है कि किडनैपर ने मिन को बहुत ही आराम से उधर से किडनैप कर लिया था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे फैंग लगातार लियांग का नाम चिल्ला रहा होता है ताकि वो उसको होश में ले आए, लेकिन यहाँ पे लियांग हो जाता है बेहोश और इसकी वजह से होता ही है कि दोनों के बीच का जो कनेक्शन होता है वो वहीं पे टूट जाता है। और यहाँ पे लियांग की जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि रात हो चुकी है और इसके अलावा वो ये भी देखता है कि वो एक हॉस्टल के अंदर है और फिर वो देखता है कि किडनैपर उसके बगल में सो रही है। तभी यहाँ पे फैंग बोलता है कि अब जल्दी करो, जल्दी से कोई क्लू ढूंढने की कोशिश करो ताकि हम माइन को ढूंढ सकें। अब यहाँ पे लियांग इधर उधर ढूंढने लगता है और तभी उसको एक फाइल मिलती है। उस फाइल के अंदर लिखा हुआ था इस हॉस्टल का नाम और हॉस्टल का नाम होता है रेड सन हॉस्टल। और यहाँ पे हम देखते हैं फैंग को जो कि तुरंत ही इस हॉस्टल का नाम सर्च करता है और उसे पता चलता है कि हॉस्टल उनके शहर में तो है ही नहीं बल्कि ये हॉस्टल दूसरे शहर में है। और फिर यहाँ पे फैंग ये बात भी समझ जाता है कि उस दिन किडनैपर ने जरूर माइन को लेकर के दूसरे शहर चली गई होगी, यही कारण है कि माइन उनको इस शहर में कभी मिला ही नहीं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे लियांग को जो कि चुपके से किडनैपर के पास जाता है और उसके बैग के अंदर से उसकी आईडी निकाल लेता है। अब यहाँ पे जब वो उसकी आईडी देख ही रहा होता है तब यहाँ पे किडनैपर उठ जाती है और वो तुरंत ही लियांग के पास आ जाती है। और यहाँ पे किडनैपर को इतने पास आता हुआ देख लेने के बाद लियांग बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो तुरंत ही एक पंच मारता है किडनैपर को, लेकिन यहाँ पे किडनैपर का एक दांत टूट जाता है और इस बात से किडनैपर को बहुत गुस्सा आता है। और वो किडनैपर अब यहाँ पे लियांग के पास आ रही थी उसको पीटने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पे लियांग बोलता है कि रुक जाओ, मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ जो कि तुम्हें यहाँ पे बताने आया हूँ कि तुमने बहुत गलत काम किए जिसकी तुम्हें सजा दी जाएगी। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें सजा ना दी जाए तो तुम्हें 3 सालों तक इस बच्चे का ख्याल रखना होगा और फिर उसके बाद 3 सालों के बाद तुम्हें पुलिस के पास जा करके सरेंडर करना होगा। तो यहाँ पे होता ही है कि जब लियांग यहाँ पे सर्च कर रहा होता है आईडी को, यानी कि किडनैपर की बैग में जब वो आईडी सर्च कर रहा होता है तब उसको किडनैपर के बैग के अंदर कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो कि ज्यादातर पुजारी या फिर काले जादू करने वाले लोग अपने पास रखते हैं। और इसलिए वो समझ जाता है कि यहाँ पे अगर वो किडनैपर से इस तरीके की बात करेगा तो किडनैपर उसकी सारी बात मानेगी। और इतना बोलने के बाद वो वापस से अपनी दुनिया में चला आता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं मिन को जो कि लियांग के उधर से जाने के बाद रोने लगता है और यहाँ पे इस किडनैपर को विश्वास हो जाता है कि उस बच्चे के अंदर उसके पूर्वज आए थे। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे प्रेजेंट टाइम को, यहाँ पे सब लोग मिल करके पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े थे क्योंकि यहाँ पे किडनैपर मिन को लेकर के आने वाली थी। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे किडनैपर मिन को लेकर के आ जाती है और फिर फाइनली 3 सालों के बाद यहाँ पे मिन अपने फादर मदर को देख पाता है। और इधर पे हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर जो लियो होता है वो तुरंत ही जाता है लियांग के पास और उसको बोलता है कि तुम्हारे दोस्त यानी कि फैंग और यूरी तो केवल दिखावे के लिए, असली पावर तो तुम्हारे पास है और तुम जा सकते हो समय में पीछे। लेकिन यहाँ पे लियांग बोलता है कि आप क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे होता ही है कि ली ने सीसीटीवी कैमरा के अंदर देख लिया होता है लियांग को और वो समझ जाता है कि लियांग टाइम ट्रेवल कर सकता है। फिर वो बोलता है कि देखो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, इसके अंदर काफी सारे फोटोज हैं कुछ क्रिमिनल केसेस के जिनके अंदर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तो प्लीज मेरी मदद करो। अब यहाँ पे फैंग बोलता है कि देखिए आपको सबसे पहले फोटो मुझे दिखानी होगी। फिर यहाँ पे जब फैंग सारी फोटोज को चेक कर रहा होता है तो सबसे पहली फोटो निकल करके आती है एमा की, जो उसको छुपा देता है और दूसरी फोटो निकाल लेता है। और ये फोटो बेसिकली एक येलो हेयर वाले आदमी की होती है और हमें पता है कि ये वही आदमी है जिसने कि एमा को लिफ्ट दिया था। और यहाँ पे लिए बताते हैं कि इस आदमी की आखिरी फोटो है जिसको हमने सीसीटीवी कैमरा से निकाला है। इसके बाद ये आदमी हमें कहीं पे भी नहीं दिखा और ऊपर से टाउन के अंदर काफी सारे मर्डर हो चुके हैं, लेकिन उन मर्डर का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है इस आदमी को छोड़ के। इसलिए यहाँ पे मुझे ये शक है कि इसी आदमी ने इन सब का खून किया होगा। अब यहाँ पे लियांग बोलता है कि हमें जल्द से जल्द उस खूनी को पकड़ना होगा, लेकिन तुरंत ही यूरी बोलती है कि तुम कौन होते हो फैसला लेने वाले, ये फैसला फैंग करेगा। और यहाँ पे फैंग मना कर देता है पुलिस को और बोलता है कि हम आपकी इसमें कोई मदद नहीं करने वाले। अब यहाँ स्टूडियो में आ जाने के बाद लियांग पूछता है फैंग से कि तुमने केस को लेने से मना क्यों कर दिया, तुम तो ऐसा कभी करते नहीं थे। तो यहाँ पे फैंग लियांग से पूछता है कि तुम तो छुट्टी लेने वाले थे ना, तो उसका क्या हुआ। अब यहाँ पे लियांग कुछ बोलने वाला था कि तुरंत ही वहाँ पे यूरी की दोस्त मिया आ जाती है। और यहाँ पे मिया केवल यूरी की दोस्त नहीं है बल्कि इन चारों की दोस्त है क्योंकि ये चारों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। और यहाँ पे मिया खुद इनकी हेल्प लेने आई होती है। फिर हमें पता चलता है कि मिया कॉलेज के समय में एक लड़के को लाइक करती थी और वो लड़का भी मिया को लाइक करता था, लेकिन इन दोनों ने कभी कन्फेस नहीं किया।
और फिर हम देखते हैं कि जब इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो ये लोग एक घर के अंदर पार्टी करते हैं और पार्टी में हम देखते हैं कि मिया ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। लेकिन पार्टी जब खत्म हो जाती है तो हर कोई वहाँ से चले जाता है इन दोनों को छोड़ के। और फिर यहाँ पे डोंगसी ने मिया से कुछ बोला था, लेकिन मिया ने इतनी ज्यादा दारू पी ली थी कि उसको कुछ पता ही नहीं चलता कि डोंगसी उससे क्या कह रहा है। और फिर अगले दिन जब मिया की आंख खुलती है तब उसे पता चलता है कि डोंगसी ने उसे कुछ कहा था, लेकिन यहाँ पे मिया को याद नहीं आता कि डोंगसी ने उसको क्या बोला था। तब यहाँ पे फैंग बोलता है कि पर तुम हमारे पास क्यों आई हो, तुम सीधा जाओ डोंगसी के पास और उससे पूछ लो ना कि उसने तुमसे क्या बोला था। फिर यहाँ पे मिया बोलती है कि मैं ऐसा कर नहीं सकती क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि कहीं डोंगसी मेरे मुंह पे मुझे रिजेक्ट ना कर दे। फैंग बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी इसमें मदद करने के लिए तैयार हूँ। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जब मिया यूरी के साथ स्टूडियो से बाहर आ जाती है तो यूरी से पूछती है कि ये दोनों एक फोटो की मदद से पास्ट के अंदर कैसे चले जाते हैं और पास्ट की सारी इन्फॉर्मेशन कैसे पता लगा लेते हैं। अब इसके जवाब में यूरी बोलती है कि मुझे नहीं पता कि वो दोनों ऐसा कैसे करते हैं, और दोनों जब भी ऐसा काम करने वाले होते हैं यानी कि पास्ट के अंदर जब भी जाने वाले होते हैं तब वो दोनों अकेले होते हैं। और फिर हम देखते हैं लियांग को जो कि फोटो की मदद से मिया की बॉडी के अंदर आ जाता है। और यहाँ पे पार्टी खत्म होने के बाद जब हर कोई अपने घर चला जाता है तब यहाँ पे मिया अकेले रह जाती है उस लड़के के साथ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लड़का अपनी मन की बात बोल रहा होता है मिया को, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे लियांग की नजर चली जाती है उस लड़के के ऊपर। अब ये जो लड़का होता है इसको हमने पहले भी देखा था फोटो के अंदर, और यहाँ पे लियांग सोच रहा होता है कि मैंने उसको फोटो के अंदर देखा था जिसके ऊपर शक है कि इसने कई सारे लोगों का खून किया है। अब यहाँ पे लियांग देख लेता है कि वो आदमी कहीं दूर जा रहा है और लियांग तुरंत ही उसका पीछा करने लगता है। अब यहाँ पे फैंग बताता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, वो आदमी तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है और ऊपर से तुम्हारी मदद करने के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं है। फिर यहाँ पे लियांग बोलता है कि चिंता मत करो, मेरे पास फोन है और मैं उस आदमी का एक फोटो ले लूंगा। लेकिन यहाँ पे लियांग जैसे ही अपने पॉकेट के अंदर हाथ डालता है तो उसको पता चलता है कि उसके पॉकेट में फोन है ही नहीं। अब हम देखते हैं कि वो आदमी तुरंत ही लियांग के पीछे आ रहा होता है उसको बेहोश करने के लिए। अब यहाँ पे लियांग एक्टिंग करने लगता है उल्टी करने की, लेकिन उसको सच में उल्टी आ जाती है। अब यहाँ पे जब वो उल्टी कर रहा होता है तो ये आदमी अपने ही रुमाल को अपने मुंह पे रख लेता है और उसके बाद ये आदमी वहीं पे बेहोश हो जाता है। लेकिन फिर बाद में हमें पता चलता है कि ये आदमी वो किलर है ही नहीं, बल्कि ये लड़का तो किसी और लड़की का पीछा कर रहा था और ये लड़का चाहता था कि वो लड़की मेरे से प्यार करे। अब यहाँ पे क्योंकि मिया ने इस लड़के को पकड़वा दिया था तो जिसके बाद आर्टिकल में उसकी एक फोटो छप जाती है। अब यहाँ पे लियांग तो कल रात को डिस्ट्रैक्ट हो गया था, लेकिन यहाँ पे फैंग सारी बातें सुन लेता है उस लड़के की और यहाँ पे मिया को टेक्स्ट करके बता देता है कि उस लड़के ने तुमसे क्या बोला था उस रात को। तो यहाँ पे होता ही है कि डोंगसी अपने विलेज वापस जाने वाला था अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अपने पेरेंट्स के पास, लेकिन उस लड़के को प्यार होता है मिया से, इसलिए वो चाहता था कि वो यहीं पे रुक जाए। और इधर पे रुकने के लिए वो एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाने वाला था, लेकिन उसकी दिल की ख्वाहिश थी कि इंटरव्यू देने से पहले वो मिया से जरूर मिले, और यही सारी बातें उस लड़के ने मिया से बोली थी। फिर यहाँ पे जब यूरी को सारी बात पता चलती है तो यूरी बोलती है कि ठीक है, मैं मिया को कॉल करके पता करती हूँ कि वो डोंगसी से मिलने गई है या नहीं। लेकिन इधर पे हम देखते हैं कि मिया यूरी का कॉल नहीं उठा रही होती है और ऊपर से तो डोंगसी भी वेट कर रहा होता है मिया का, लेकिन मिया उधर आती ही नहीं। अब इधर पे यूरी फिर से कॉल करती है मिया को और इस बार कॉल उठा लिया जाता है। फिर यूरी पूछती है कि क्या तुम डोंगसी से मिलने गई हो या नहीं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि फोन की दूसरी तरफ यहाँ पे कोई आदमी बोलता है। वो यहाँ पे यूरी से बात करके बोलने लगता है कि चिंता मत करो, मैं मिया की जगह डोंगसी से मिलने जरूर जाऊंगा। अब यहाँ पे एक आदमी की आवाज सुनने के बाद ये तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ पे लियांग तुरंत ही मिया को कॉल करता है, लेकिन अब उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा होता है। अब यहाँ पे लियांग का डर ये था कि कहीं उस आदमी ने यानी कि किलर ने कहीं मिया के साथ कुछ गलत कर तो नहीं दिया। अब यहाँ पे फैंग बताता है कि ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि मिया का चेहरा उस आर्टिकल में आ गया था और यहाँ पे लियांग को ऐसा लगता है कि शायद ये सब मेरी गलती है। लेकिन यहाँ पे फैंग बताता है कि अभी किसी नतीजे पे मत पहुंचो, मैं जा रहा हूँ इंस्पेक्टर ली से मिलने के लिए। लेकिन वो जाने से पहले यहाँ पे यूरी को बोलता है कि लियांग पे नजर रखना और हो सके तो उसका फोन छीन लेना। अब यहाँ पे हम देखते हैं लियांग को जो कि बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रहा होता है और वो लगातार अपने आप को दोषी मान रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये सब कहीं मेरी वजह से तो नहीं हो गया। और यहाँ पे हम ली को देखते हैं जो कि अपने बाकी ऑफिसर्स को बता रहे होते हैं कि किलर को किसी तरीके का मेंटल डिसऑर्डर है। यही कारण है कि वो लगातार किसी भी अनजान व्यक्ति को बस मार रहा है अपने मजे के लिए। और इस आदमी को पकड़ने के लिए यहाँ पे पुलिस वालों ने उसकी जो इमेज थी उसको ऑनलाइन सबके सामने पब्लिश कर दिया, जिसके बाद हम देखते हैं कि कई लोगों ने बोला कि वो लोग जानते हैं कि आदमी कौन है और इस आदमी का नाम है ल्यूमिन, जो कि एक कंपनी का यानी कि बहुत बड़ी कंपनी का डायरेक्टर है। और ऊपर से एक आदमी ने बताया भी कि उसने एमा को देखा था ल्यूमिन के साथ कहीं जाते हुए। और यहाँ पे ली इन सबको कुछ बता ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि ऑफिसर वहाँ पे आ जाता है। वो बताता है कि आपसे मिलने के लिए फैंग आया है। और इधर पे हम देखते हैं लियांग को जो कि अभी भी बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। उसको फिक्र होती है कि कहीं मिया के साथ कुछ गलत ना हो जाए और वो तुरंत ही अपना फोन निकालता है न्यूज देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे यूरी उसका फोन छीन लेती है। फिर लियांग बोलता है ठीक है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ आराम करने के लिए। और इधर पे हम देखते हैं कि ली यहाँ पे फैंग से पूछता है कि तुमने तो मदद करने से मना कर दिया था,
तो अब यहाँ पे क्यों आए हो? फैंग बताता है कि मेरे एक दोस्त खतरे में है और फिर तुरंत ही ली उसको एक फोटो दे देता है। अब ये जो फोटो होती है ये पार्किंग लॉट से ली गई थी जहाँ पे आदमी देखा गया था और यहाँ पे फैंग इस आदमी की फोटो देखने के बाद इनको बता देता है कि वहाँ पे जो कार है उसका क्या नंबर है और ये बात भी बता देता है कि यही कार इस किलर की है। और फिर यहाँ पे फैंग लगातार अपनी पावर से देख रहा होता है कि किलर कब जाके अपनी कार में बैठेगा, लेकिन तभी उसका ध्यान इस बात पे जाता है कि वहाँ पे लियांग भी है और वो तुरंत ही ली के पास जाता है और बोलता है कि ये फोटो आखिरकार में किस किस के पास है। अब यहाँ पे ली बताता है कि हमने ये फोटो पब्लिक कर दी है, यानी कि ये किसी के पास भी हो सकती है। और ये सुनने के बाद यहाँ पे फैंग घबरा जाता है, वो तुरंत ही उधर से भागने लगता है और यहाँ पे ली का पार्टनर पूछता है कि उसे क्या हो गया। अब यहाँ पे ली बताता है मुझे नहीं पता, ये दोनों लड़के बहुत ही अजीब हैं, लेकिन अगर इन दोनों ने मिन के केस में हेल्प नहीं की होती तो मैं इन दोनों की बातों का यकीन नहीं करता। लेकिन यहाँ पे उसका पार्टनर बताता है कि इनकी बातों पे यकीन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे फैंग ने जो नंबर बताया था वो ल्यूमिन की ही है। और यहाँ पे यूरी जब लियांग के रूम के अंदर आती है तो उसे पता चलता है कि लियांग इधर पे नहीं है और वो देखती है कि टेबल के ऊपर वही इमेज है जहाँ पे वो खूनी है और वो समझ जाती है कि लियांग जरूर इस फोटो के अंदर जा चुका है। तो देखिए लियांग किसी भी फोटो के अंदर जा सकता है, बस उसको किसी के साथ क्लैप करना होगा, चाहे वो फैंग के साथ करे या खुद के साथ करे। लेकिन इसमें फर्क है, अगर वो फैंग के साथ क्लैप करता है तो वो फैंग के साथ जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर लियांग किसी भी फोटो के अंदर जाता है तो फैंग उसकी मदद कर सकता है और उसको बता सकता है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे लियांग खुद के साथ क्लैप करता है और किसी फोटो के अंदर चला जाता है तो उसका कोई भी कनेक्शन फैंग के साथ नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अब कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा। ना केवल इतना ही, बल्कि वो जो भी काम करेगा उसको इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसकी वजह से टाइमलाइन ना बिगड़े, यानी कि आने वाला फ्यूचर कहीं ना बिगड़ जाए। लेकिन इन खतरों को जानने के बावजूद भी यहाँ पे लियांग अकेले ही फोटो के अंदर चला आता है और यहाँ पे वो ल्यूमिन का वेट कर रहा होता है उसके कार के पास। और फिर हम देखते हैं कि जब ल्यूमिन एमा को लेकर के अपने कार के पास पहुंचता है तब यहाँ पे लियांग उसके डिक्की में जाकर के छुप जाता है। लेकिन अभी तक से यहाँ पे लियांग को ये बात नहीं पता कि जो लड़की ल्यूमिन के साथ है वो एमा है। और यहाँ पे हम देखते हैं ली को जो कि ल्यूमिन के घर पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद उसकी लड़ाई हो जाती है ल्यूमिन के फादर से और उसके फादर बता रहे होते हैं कि आपने मेरे बेटे का फोटो ऑनलाइन क्यों जारी कर दिया, इसकी वजह से काफी सारे लोग मेरे बेटे को ट्रोल कर रहे हैं। और फिर इसके बाद ल्यूमिन को इनके सामने लाया जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे ल्यूमिन व्हील चेयर पे होता है और यहाँ पे ली को पता चलता है कि ल्यूमिन का एक एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद से वो चल नहीं सकता। और इधर पे हम पास्ट का सीन देखते हैं। अब यहाँ पे ल्यूमिन जब एमा को अपने साथ लेकर के जा रहा होता है तब रास्ते में एमा की आंख लग जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो दोनों किसी और रास्ते से जा रहे हैं और वो फिर यहाँ पे ल्यूमिन को बोलती है कि हम लोग शायद गलत रास्ते पे जा रहे हैं क्योंकि स्टेशन का रास्ता ये नहीं है। अब यहाँ पे ल्यूमिन बताता है तुमने सही कहा, मुझे नहीं लगता कि आज तुम स्टेशन पहुंच पाओगी, मुझे बस तुमसे पैसे चाहिए, इसलिए वो पैसे ला करके मेरे को दे दो। अब यहाँ पे एमा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और बोलती है तुम किस पैसों के बारे में बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता। और फिर यहाँ पे ल्यूमिन बताता है कि ज्यादा भोली मत बनो, मुझे शांति से पैसे दे दो। अब यहाँ पे इन दोनों की बातें लियांग सुन लेता है और उसको पता चल जाता है कि कार के अंदर जो लड़की है वो एमा है। अब यहाँ पे लियांग को इस बात का एहसास होने लगता है कि क्यों फैंग मना कर रहा था इस केस को लेने से, क्योंकि यहाँ पे फैंग को पता चल गया था कि एमा की डेथ हो गई है। लेकिन यहाँ पे लियांग को इस बात का भी शक हो रहा होता है कि शायद ये उसकी वजह से हुआ है क्योंकि उसने मैसेज का रिप्लाई कर दिया था। और यहाँ पे लियांग खुद से बोल रहा होता है कि नहीं, ये मेरी वजह से नहीं हो सकता है कि मैंने ही किया, शायद मैं ही इसका गुनहगार हूँ। और फिर उसको समझ में आता है कि क्यों फैंग उसको बार बार मना किया करता था कि पास्ट के साथ छेड़छाड़ मत किया करो। और यहाँ पे हम देखते हैं ल्यूमिन को जो कि एमा का गला दबा रहा था और गला दबाते समय वो लगातार बोल रहा था कि मेरे पैसे कहाँ पे हैं और यहाँ पे एमा की जान जाने वाली थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लियांग यहाँ पे खुद को दोषी मान करके चिल्लाने लगता है और जैसे वो चिल्लाता है यहाँ पे ल्यूमिन को पता चल जाता है कि उसकी डिक्की में कोई है। अब यहाँ पे ल्यूमिन एक कोने में जाता है, कार को रोकता है और फिर उसके बाद चेक करता है कि क्या उसकी डिक्की में कोई है या नहीं। लेकिन जब वो डिक्की खोलता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता और हम देखते हैं इधर फैंग को जो कि लगातार बोल रहा होता है लियांग को कि प्लीज इस बार कोई गड़बड़ मत करना। और हम देखते हैं कि यहाँ पे लियांग फोटो के अंदर से बाहर आ जाता है और उसके बाहर आते ही यहाँ पे फैंग उसको डांटने लगता है। वो बोलता है कि जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसको क्यों कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे लियांग बोलता है कि चिंता मत करो, इस बार मैंने कुछ भी बदला नहीं है और मैं तो बस वहाँ पे चुपचाप था और चुपचाप चला भी आया। और फिर इसके बाद वो यूरी के सामने जाकर के कन्फेस कर देता है और बताता है कि मेरे पास टाइम ट्रेवल की पावर है, यानी कि मैं फोटो को देखने के बाद उसके अंदर जा सकता हूँ और 3 साल पहले तुमने मुझे ही देखा था। और फिर ये सुनने के बाद यहाँ पे यूरी को झटका लगता है
अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूरी को यही लगता था कि ये दोनों फोटो की मदद से यानी कि कोई ब्लैक मैजिक करते हैं या फिर कोई रिचुअल करते हैं, इसलिए लोग लगातार फोटो का इस्तेमाल किया करते थे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। और अब जाके यहाँ पे यूरी को पता चल रहा था कि ये दोनों टाइम ट्रेवल का इस्तेमाल करते हैं इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे फैंग को, जो कि ली के पार्टनर को कॉल करके बोलता है कि क्या तुमने ल्यूमन को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसका पार्टनर बताता है कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। फिर यहाँ पे फैंग पूछता है कि क्या कार उसकी नहीं थी। वो बताता है कि नहीं, कार तो उसी की थी, लेकिन जिस दिन एमा की मौत हुई थी उस दिन ल्यूमन सही में हॉस्पिटल के अंदर ही था। और हमें एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिली है जिसमें कि हमने एमा को देखा है जो कि एक ब्रिज के ऊपर जा रही थी। अब ये बात सुनती यहाँ पे फैंग हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर यहाँ पे ली बोलता है कि चिंता मत करो, तुम हमें मिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता दो, हम उसकी तलाश करेंगे, लेकिन याद रहे कि 48 आवर से पहले हम उसके बारे में रिपोर्ट तो नहीं दर्ज कर सकते। यही कारण है कि हम पूरी पुलिस फोर्स को नहीं लगाएंगे मिया को ढूंढने के लिए, हम लोग बस कोशिश करेंगे कि कहीं से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और यहाँ पे दोषी भी यूरी को कॉल करके बोलता है कि मिया मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई, और ऊपर से उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अब यहाँ पे यूरी उसको बहाना मार देती है और बोलती है कि हो सकता है उसका बैटरी ड्रेन हो गया होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं लियांग को, जो कि यूरी को बोलती है कि कल जब मिया यहाँ पे आई थी तो क्या तुम दोनों ने कोई फोटो क्लिक की थी आपस में, लेकिन यहाँ पे यूरी को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी फैंग बताता है कि ये देखो, मिया ने अपने सोशल मीडिया पे फोटो पोस्ट की थी। और फिर यहाँ पे फैंग अपनी पावर का इस्तेमाल करता है देखने के लिए कि मिया ने क्या क्या किया था। और यहाँ पे वो देखता है कि फैंग का मैसेज पढ़ने के बाद मिया बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन तभी उसके दरवाजे पे कोई आता है। अब यहाँ पे मिया बिना पूछे कि दरवाजे पे कौन है वो दरवाजा खोल देती है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता। और फिर मिया दरवाजे को बंद करके वापस रूम के अंदर आ जाती है, लेकिन फिर उसको एहसास होता है कि बाथरूम के अंदर कोई है। और वो जैसी लाइट ऑन करती है वहाँ पे एक आदमी होता है जिसने कि मास्क पहना होता है, और वो तुरंत ही मिया के ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पे फैंग का जो कनेक्शन होता है वो टूट जाता है, और ये सारी बात वो इन दोनों को बता देता है। तो लियांग यहाँ पे बोलता है किस बात का वेट कर रहे हो, चलो फोटो के अंदर जाया जाए। लेकिन यहाँ पे फैंग बोलता है क्या तुम फोटो के अंदर जाने के बाद सब चीज सह पाओगे। अब यहाँ पे फैंग का मतलब ये था कि अगर हो सकता है फोटो के अंदर जाने के बाद तुम्हें पता चले कि मिया की मौत हो चुकी है, तो क्या तुम उस चीज को सह पाओगे। और फिर यहाँ पे यूरी स्टूडियो से बाहर जा रही होती है, तब फैंग बोलता है कि यूरी ज्यादा उम्मीद मत लगाना क्योंकि हमें नहीं पता कि मिया जिंदा भी है या मर चुकी है। और इधर पे हम ली को देखते हैं जो कि अपने बाकी ऑफिसर्स को किसी और टास्क के लिए रेडी कर रहा था। और यहाँ पे फैंग उसके पार्टनर को कॉल करके पूछता है कि क्या तुम्हें मिया के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली, तो उसका पार्टनर बताता है कि नहीं, अभी तक से तो हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब इधर पे हम देखते हैं लियांग को, जो कि एक रेड रूम के अंदर आता है और उसके बाद अपने सभी दोस्तों की फोटो को वॉल पे लगा देता है और फिर चला आता है फैंग के पास। फैंग पूछता है कि क्या तुम तैयार हो। लियांग बताता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। और फिर इसके बाद लियांग उस फोटो में पहुंच जाता है जो कि मिया ने यूरी के साथ खींची थी। और यहाँ पे वही सारी चीजें हो रही होती हैं जो कि पहले हो चुकी है, यानी कि मिया इन दोनों के पास आकर के बोलती है कि मुझे जानना है उस लड़के ने मुझसे क्या बोला था। और इतना बोलने के बाद और फोटो दे देने के बाद वो दोनों फोटो स्टूडियो से बाहर जाने लगते हैं। अब यहाँ पे मिया यूरी को बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि लियांग ढंग से काम कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे यूरी बोलती है कि भरोसा रखो, वो अच्छे से काम कर लेगा, वैसे भी उसका बचपन बहुत ही ज्यादा बुरा बीता है। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है लियांग का, और हमें पता चलता है कि लियांग के पेरेंट्स एक ट्रिप पे गए थे, लेकिन वो लोग कभी भी उस ट्रिप से लौटे ही नहीं। और यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में हमें पता चलता है कि यूरी के डैड ने अपनी शॉप दे दी थी 10 साल के लिए लियांग को, और यहाँ पे फिलहाल के लिए लियांग यहाँ पे यूरी के ही पिता का कर्ज उतार रहा है। और यहाँ पे यूरी ये बात भी बताती है कि जब से उसके पेरेंट्स उसको छोड़ के चले गए हैं तब से वो किसी से बात नहीं करता था, और मेरे अलावा उसका कोई दोस्त नहीं था। लेकिन 10 साल में ऐसा पहली बार हुआ है फैंग के आने के बाद कि लियांग का कोई दोस्त बना है मेरे अलावा। और इधर पे हम देखते हैं ल्यूमिन को, जो कि मिया के आर्टिकल को देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें फेमस होने का बहुत शौक है, हेलो मेरे दोस्त। अब वहाँ पे कोई नहीं होता ल्यूमिन के अलावा, लेकिन पता नहीं ल्यूमिन किससे बात कर रहा था। और इधर पे हम देखते हैं मिया को, जो कि अपने रूम में आ जाती है और रात में सोने जा रही होती है। तब यहाँ पे फैंग बोलता है कि अब सतर्क हो जाओ क्योंकि 20 मिनट बचे हैं उस हादसे को वापस रिपीट होने में। अब यहाँ पे फैंग बताता है कि देखो, जब वो मास्क वाला आदमी तुम पे हमला करेगा तो कोशिश करना उस मास्क वाले का चेहरा देखने की, ताकि हमें कोई सबूत मिल जाए। लेकिन यहाँ पे लियांग बोलता है फैंग से कि फैंग इस बार वैसा करे जैसा मैं चाहता हूँ। और वो बताता है कि तुम्हें याद है ना कि जब शॉप के ऊपर यूरी लगातार कॉल करने की कोशिश कर रही थी मिया को, तब मिया ने एक बार फोन उठाया था और उस आदमी ने बोला था कि चिंता मत करना, मैं वादे के मुताबिक वहाँ पे पहुँच जाऊंगा, तो हो सकता है उसको इन्विटेशन देने वाला मैं ही हूँ। तो यहाँ पे फैंग बोलता है कि तुम ये बोलना चाहते हो कि हमारे फोटो में जाने की वजह से एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हो गई है। और यहाँ पे लियांग बताता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लियांग अपना पूरा प्लान बता देता है फैंग को,
और ये प्लान उसने बनाया होता है ताकि उस मास्क वाले आदमी को पकड़ा जा सके। और इधर पे हम देखते हैं मास्क वाले उस आदमी को जो कि फोटो स्टूडियो के सामने खड़ा होता है, क्योंकि मिया ने आखिरी फोटो यहीं पे खींची थी। और फिर उसके बाद वो फोटो स्टूडियो के अंदर चला आता है और रेड रूम की तरफ बढ़ रहा होता है। अब पास्ट में हम देखते हैं कि मिया के दरवाजे पे कोई आता है और फिर उसके बाद मिया जब दरवाजे पे चेक करती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। और फिर उसके बाद जब वो वापस जाने लगती है तो उसको इस बात का एहसास होता है कि बाथरूम के अंदर कोई है। और जैसे वो लाइट को ऑन करती है तुरंत ही वो देखती है अपने सामने मास्क वाले उस आदमी को जो कि उसके ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि जब ये मास्क वाला आदमी रेड रूम के अंदर चला जाता है और वहाँ की लाइट ऑन करता है, तुरंत ही फैंग वहाँ पे आ करके उसे बंद कर देता है। और ये दोनों चीजें एक साथ हो रही थी। अब यहाँ पे मास्क वाला आदमी जैसे ही मिया के ऊपर अटैक कर देता है तो मिया उसके हाथ को रोक लेती है और बाद में यहाँ पे लियांग उससे बात करते हुए बोलता है कि तुम्हें कल एक क्लू मिलेगा जिसको फॉलो करते हुए तुम मेरे पास आ जाना और मैं पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करूंगा कि ये सब तुमने किया है, लेकिन इसके बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मिया को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। और मिया ने जो फोटो खींची थी फोटो स्टूडियो के सामने वही क्लू था और उसी को फॉलो करते हुए मास्क वाला आदमी लियांग से मिलने के लिए उसके स्टूडियो में आ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे लियांग फोटो के अंदर से बाहर आ जाता है उस रेड रूम के अंदर और यहाँ पे मास्क वाले आदमी से बोलता है कि तुम्हारा खेल हो गया है खत्म। और यहाँ पे हमें एक और बात पता चलती है कि लियांग ने अपने रूम के अंदर यानी कि रेड रूम के अंदर जितने ही फोटोज वॉल के ऊपर लगाए हैं वो सारे उन लड़कियों के हैं जिनके मर्डर हो चुके हैं और इसी मास्क वाले आदमी ने उन सब के मर्डर किए हैं। अब यहाँ पे लियांग को इस आदमी पे बहुत गुस्सा आता है और वो लगातार इसकी पिटाई करने लगता है। और यहाँ पे लियांग पिटाई करने के लिए अपनी फोटो का सहारा लेता है, यानी कि वो लगातार फोटो के अंदर जाता और फिर बाद में फोटो के अंदर से निकल करके आता, जिसके बाद वो लगातार इस मास्क वाले आदमी को पीट रहा होता है। और फिर जब यहाँ पे मास्क वाला आदमी पीट रहा होता है तो यहाँ पे लियांग पूछता है कि वो सभी लोग अपनी जिंदगी में खुश थे, वो सभी मासूम थे, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि जो तुमने उन सब की जान ले ली। अब ये मास्क वाला आदमी बताता है कि मासूम उनमें से कोई भी मासूम नहीं था। और यहाँ पे लियांग तुरंत ही उसे जमीन पे पटक देता है और जब उसका मास्क हटाता है तो उसे पता चलता है कि ये ल्यूमिन था। और यहाँ पे फैंग भी तुरंत ही ली को कॉल कर देता है और उसको सारी बात बता देता है और ये सारा प्लान लियांग का था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से ल्यूमिन उसके ऊपर आ जाता है और यहाँ पे ल्यूमिन को पता होता है कि लियांग लगातार क्लैप करके फोटो के अंदर जा सकता था, तो इसलिए वो दोनों हाथ उसके पकड़ लेता है। अब यहाँ पे लियांग उससे पूछता है कि तुमने उन सबको क्यों मारा। अब यहाँ पे ल्यूमिन बहुत ही अजीबोगरीब आंसर देता है। वो बताता है कि मैं तो बस एक सर्वेंट हूँ और असली मास्टरमाइंड तो कोई और है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ल्यूमिन की आवाज फिर से चेंज हो जाती है। वो बताता है कि मैंने उन सबको मारा क्योंकि मुझे उन पे गुस्सा आता है, या फिर बोल सकते हो कि मुझे चिढ़ है उन सब से, या फिर ये भी बोल सकते हो कि मुझे इस काम में बहुत मजा आता है। और इतना बोलने के बाद वो लगातार हंसने लगता है। लेकिन तभी उस रूम के अंदर ली आ जाता है और वो ल्यूमिन को पकड़ लेते हैं, क्योंकि अभी तक से ल्यूमिन के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। लेकिन अब ल्यूमिन ने अपने मुंह से ही बोल दिया है कि उसने सारे खून खुद से किए हैं। अब यहाँ पे अरेस्ट हो जाने के बावजूद भी ल्यूमिन बोलता है ल्यूंग से कि तुमने मुझे इम्प्रेस किया है, हो सकता है हम दोबारा फिर से मिलेंगे। अब यहाँ पे ल्यूमिन को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको ले जाया जा रहा होता है पुलिस के द्वारा, तब हम देखते हैं यहाँ पे ली के पार्टनर को। वो यहाँ पे इन दोनों को बताता है कि हमें ल्यूमिन के घर से मिया मिल चुकी है जो कि सेफ है। लेकिन तभी यहाँ पे लियांग बताता है कि मैं एमा वाला केस अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा। और फिर इसके बाद वो ली के पार्टनर को बोलता है कि क्या आप मेरी इसमें हेल्प करेंगे। और इधर पे हम देखते हैं कि जब ली ल्यूमिन से पूछते हैं कि तुमने ये खून क्यों किए, तो यहाँ पे ल्यूमिन साफ साफ मना कर देता है, बोलता है कि ये खून मैंने नहीं किए। ली बोलता है कि हमने तुम्हारा कन्फेशन सुना है, इसलिए झूठ मत बोलना। अब यहाँ पे ल्यूमिन बताता है कि वो सारे खून मैंने नहीं किए बल्कि मेरे एक दोस्त ने किए हैं। फिर यहाँ पे ली बोलता है अच्छा तुम्हारा एक पार्टनर भी है, चलो इन सारे फोटोज को देखो और बताओ कि तुमने ये खून कब किए और कैसे किए। फिर हमें पता चलता है कि एमा जिस कंपनी में काम किया करती थी वो एक्चुअली में ल्यूमिन के फादर की थी। और क्योंकि जेन जो है वहाँ का पैसा सारा चोरी कर रहा था और उसके गिरफ्तार हो जाने के बाद यहाँ पे ल्यूमिन को ऐसा लगता है कि उस कंपनी के सारे पैसे अब एमा के पास होंगे, क्योंकि एमा जेन की पर्सनल असिस्टेंट थी और इसलिए उसने किडनैप कर लिया था एमा को। और उस दिन वो एमा का गला दबा करके उससे पूछना चाहता था कि मेरे पैसे कहाँ पे हैं, लेकिन अचानक से एमा बेहोश हो जाती है। और ये चीज देखने के बाद यहाँ पे ल्यूमिन डर जाता है। उसको डर था कि कहीं एमा मर ना जाए, क्योंकि उसका इरादा था एमा को डरा करके पैसे के बारे में पता लगाना। लेकिन तुरंत ही वो देख लेता है कि एमा बेहोश हो गई है, तो वो हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी भगाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे एमा को होश आ जाता है। वो तुरंत ही ल्यूमिन से झगड़ा करने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि चलती गाड़ी में अचानक से दोनों के बीच में झगड़ा होने की वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और क्योंकि यहाँ पे ल्यूमिन कार के आगे बैठा हुआ था तो उसको बहुत चोट आती है और यहाँ पे एमा कार से निकल करके ब्रिज की तरफ जा रही होती है। और फिर यहाँ पे ल्यूमिन बताता है कि मुझे इतना ही याद है, इसके बाद क्या हुआ इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। और इधर पे हम देखते हैं स्टूडियो के अंदर ये तीनों को बैठे हुए। अब यहाँ पे फैंग यूरी को बता रहा होता है कि हमने ल्यूमिन को कैसे पकड़ लिया, लेकिन यहाँ पे लियांग के दिमाग के अंदर कुछ और ही चल रहा था।
और तभी हम देखते हैं कि ली का पार्टनर यहाँ पे लियांग को एक फुटेज भेज देता है और इस फुटेज के अंदर एमा होती है जो कि आखिरी बार देखी गई थी एक ब्रिज के ऊपर। और यहाँ पे लियांग को जानना था कि अगर एमा की जान ल्यूमिन ने नहीं ली तो एमा का क्या हुआ, और वो लगातार फैंग को रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि प्लीज मेरी मदद कर दो। अब यहाँ पे फैंग बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे लियांग चला जाता है फोटो के अंदर और यहाँ पे हम देखते हैं एमा को जो कि लगातार अपने लाइफ के बारे में सोच रही थी। वो बोलती है कि मेरी लाइफ क्या से क्या हो गई और वो बोल रही होती है कि मुझे अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ देनी थी लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाई। और यही सब सोच करके फिर हम देखते हैं कि एमा ब्रिज के ऊपर आ जाती है और वहाँ से कूदने की कोशिश करने वाली थी कि तुरंत ही वहाँ पे लियांग आ जाता है और यहाँ पे लियांग उसको बताता है कि देखो, आज जो भी चीज तुम्हारे साथ हुई है उन सब के पीछे मैं ही जिम्मेदार हूँ, क्योंकि वो मैसेज मैंने ही तुम्हारी माँ को भेजा था और किसी ने मेरे को समझाने की कोशिश की थी कि कभी भी पास्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने ही अपने दोस्त की नहीं सुनी। एमा पूछती है कि तुमने वो मैसेज कैसे भेजा। फिर यहाँ पे लियांग उसको बता देता है अपने पावर के बारे में और बोलता है कि मैं फोटो देख करके उस फोटो के अंदर जा सकता हूँ। फिर यहाँ पे पूरी सच्चाई सुनने के बाद एमा बोलती है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो एक नई लाइफ जीने में, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं जेन के वो पैसे लूँ। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि एमा को पता चल गया था कि जेन कंपनी के पैसे चुरा रहा है। अब ऐसा जेन इसलिए किया करता था क्योंकि ल्यूमिन के फादर ने ल्यूमिन को पैसा देने से मना कर दिया था, क्योंकि ल्यूमिन सारे पैसे गलत चीजों पे उड़ा दिया करता था और इसीलिए ल्यूमिन ने जेन की मदद ली ताकि वो कंपनी के पैसे चुरा करके अपने लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन यहाँ पे जेन कंपनी के पैसे चुरा लेने के बाद ल्यूमिन को तो पैसे दिया करता था, लेकिन उसके बाद जितने भी बचे हुए पैसे थे वो खुद अपने पास रख लेता था और एमा को इन सारी चीजों के बारे में पता चल गया था। इसलिए यहाँ पे जेन एमा को खूब सारे पैसे ऑफर करता है और बोलता है कि शहर के अंदर एक बड़ा सा घर खरीद लो और अपने पेरेंट्स को भी गाँव से यहाँ पे बुला लो। और इन सारे पैसे को एमा एक्सेप्ट कर लेती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अब इन सारी बातों का एमा के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पे एमा को पछतावा था कि उसने उन सारे पैसों को एक्सेप्ट क्यों कर लिया। अब यहाँ पे लियांग उसको समझाता है कि देखो, पास्ट में जो भी चीजें हुई हैं, सही या गलत, तुम उन चीजों को नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है। इसलिए उस फ्यूचर के बारे में सोचो और ऊपर से अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। अगर आज तुमने अपनी जान दे दी तो उनका क्या होगा। और इन बातों को सुनने के बाद यहाँ पे एमा का मूड बदल जाता है और वो डिसाइड करती है कि अब वो अपनी जान नहीं लेगी और वो यहाँ पे लियांग की तरफ आ रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं एक सीन ल्यूमिन का, वो लगातार अपने किसी दोस्त का जिक्र कर रहा था और यहाँ पे हम देखते हैं फैंग को जो कि बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मौत को टाला नहीं जा सकता। अब यहाँ पे एमा जैसी लियांग की तरफ बढ़ रही होती है तभी हम देखते हैं कि उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसका वॉइस भी बदल जाता है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं फैंग को, जिसको समझ में आ जाता है कि ल्यूमिन तो केवल एक सर्वेंट है, इन सभी खेल का मास्टरमाइंड तो कोई और ही है। और क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि ल्यूमिन का एक्सीडेंट हो चुका था जिसके बाद वो चल नहीं सकता था, तो यहाँ पे ल्यूमिन चल कैसे सकता है, क्योंकि वो उसी रेड आई के कब्जे में था और यही वो ल्यूमिन का दोस्त है जिसके बारे में ल्यूमिन लगातार बात किया करता था। और यहाँ पे फैंग समझ जाता है कि ये वो आदमी है जिसके पास आत्माओं को कब्जा करने की यानी कि प्रोसेस करने की ताकत है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे यूरी को, जिसका आंख चमक रहा था, जिसके बाद हम समझ जाते हैं कि यूरी के ऊपर भी रेड आई ने कब्जा कर लिया है और वो तुरंत ही फैंग के ऊपर चाकू से हमला कर देती है। और इधर पे हम देखते हैं एमा जो कि रेड आई के कंट्रोल में होती है, वो तुरंत ही ब्रिज से नीचे गिर जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं रेड आई ने अब ल्यूमिन को भी अपने कब्जे में कर लिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ल्यूमिन खुद का ही गला घोटने लगता है। अब यहाँ पे लियांग जैसी फोटो से बाहर आता है, वो देखता है कि फैंग वहाँ पे घायल पड़ा है और यूरी रेड आई के कब्जे में है। अब यहाँ पे लियांग उससे पूछता है कि तुम हो कौन। फिर ये रेड आई वाला बंदा बताता है कि तुमने गेम के रूल को बदला है, यही कारण है कि तुम्हें सजा दी जा रही है और अब गेम फिर से स्टार्ट होने वाला है। और इतना बोलने के बाद ये वाला सीजन यहीं पे खत्म हो जाता है।